मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य आधुनिक काव्य डॉक्टर अन्नाराम शर्मा सह आचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, हमने विगत कक्षा में संभोग शीर्षक खंड काव्य जो डॉक्टर जगदीश गुप्त ने लिखा है उसकी कथा योजना, उसकी रचना प्रेरणा एवं उसके महत्व पर चर्चा की थी। आज हम संभोग काव्य की विशेषताओं पर दृष्टिपात करते हैं। जगदीश गुप्त के कुछ प्रबंध काव्य बहुत महत्वपूर्ण है। जयंत, गोपा गौतम, बोधि वृक्ष और संभोग इनमें श्रेष्ठ काव्य जान पड़ता है। इस काव्य का उपजीव्य वाल्मीकि रामायण और पुराण ग्रंथ है। कथा सूत्रों के संबंध में स्वयं कवि ने लिखा है कि इसकी सुव्यवस्थित सूचना प्रयाग को अपना मेका मानने वाले डॉक्टर फादर कामिल बुल्के ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक राम कथा में कई अनुच्छेदों में दे दी है। साथ ही उन्होंने भली भांति विचार करके वाल्मीकि रामायण के समस्त उत्तर कांड को प्रक्षिप्त घोषित किया है। संभोग वध भी उसी के प्रक्षिप्त सर्गों में संभवतः सर्वप्रथम वर्णित किया गया है। आगे यह कथा पद्म पुराण के सृष्टि खंड और उत्तरखंड, महाभारत के शांति पर्व, रघुवंश के 15वें सर्ग, उत्तर रामचरित के द्वितीय अंक तथा आनंद रामायण के भी अनेक अध्यायों में समाहित मिलती है, जिससे इसकी परंपरागत मान्यता और पर्याप्त प्राचीनता दोनों ही बातें स्वतः सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार डॉक्टर जगदीश गुप्त ने परंपरा और मिथकों दोनों को आधार बनाकर संभोग जैसी आधुनिक भावबोध वाली रचना की सृष्टि की। इसकी विशेषता यह है कि कथा का विन्यास कवि ने बहुत ही सुचिंतित रूप में किया है। यह कथा 8 अंशों में विभक्त है। ये 8 अंश है: राजद्वार, पुष्पकयान, वन देवता, दंडकारण्य, प्रतिपक्ष, छिन्नशीष, आत्मकथा और रक्त तिलक। इस पूरे कथा विधान में प्रतिपक्ष और रक्त तिलक इन 2 अंशों में काव्य का प्रतिपाद्य चित्रित हुआ है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहले सर्ग के संबंध में स्पष्ट कर दूं कि कवि ने इन सर्गों को सर्ग न कहते हुए अंश कहा है, क्योंकि उन्हें परंपरागत शब्दों से या कहें कि कथा के परंपरागत विभाजन और उसके शीर्षक से घृणा है, इसलिए उन्होंने सर्ग के स्थान पर अंश कहा। पहले अंश में उन्होंने राम के वैभवपूर्ण दरबार का वर्णन किया है और उस दरबार में एक ऐसे व्यक्ति का आगमन करवाया है जिसका पुत्र सांप के काटने से मर जाता है और उसका दोष किसे दिया जाए, इसका निदान करते हुए नारद और वशिष्ठ मुनि का संवाद दिया गया है, जिसके कारण यह प्रतिपत्ति निकल कर आती है कि विप्रसुत की मृत्यु का कारण दंडक वन में एक शूद्र द्वारा
साधना करने से जुड़ा हुआ प्रसंग है। इसलिए राम दूसरे अंश पुष्पक यान में बैठकर दंडक वन की ओर निकल पड़ते हैं। दंडक वन में अत्यधिक सुंदर स्मृतियां राम की जुड़ी है, लेकिन उसी वन में उन्हें यह पश्चाताप जागृत होता है कि एक नारी को सुगति दी, एक को परिताप, छोड़ जाऊंगा जगत पर कौन सी में छाप। तीसरा अंश वर्ण देवता है। इसमें प्रकृति का सुरम्य वातावरण चित्रित हुआ है और जो वन्य जातियां हैं उनके साथ राम का संवाद है। चौथा अंश दंडकारण्य है। इसमें उन्होंने गोदावरी तट की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन किया है। पांचवा अंश प्रतिपक्ष है, जिसमें शंबुक के साथ में राम का लंबा तर्क वितर्क होता है। छठा अंश छिन्न शीश है, जिसमें हिंसा अहिंसा, पाप पुण्य, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म के विषय में शंबुक का कटा हुआ शीश राम से प्रसन्न करता है। सातवां आत्मकथ्य है। इसमें शंबुक अपनी विगत जीवन की कथा बताता है कि किस प्रकार से उसके अस्तित्व को बार बार उन्मूलित किया गया। वह राम से कहता है कि मुझे बोलने का अवसर दिए बिना तुमने मेरा वध कर दिया। इस प्रकार दलित जातियों की पीड़ा अभिव्यक्त होती है। आठवां अंश रक्त तिलक है, जिसमें शंबुक के कटे हुए शीश का एकलव्य के कटे हुए अंगूठे से प्रतीकात्मक वार्तालाप है। इस प्रकार शंबुक गुप्त जी का एक संवाद पर काव्य है। राम कथा को आधार लेकर इन्होंने इस काव्य की रचना की है। इस काव्य की जो विषय वस्तु है वह बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस रूप में है कि कवि ने भारतीय गणतंत्रात्मक व्यवस्था में निम्न वर्ग की आवाज़ को इस काव्य के माध्यम से स्वर प्रदान किया है। आठों अंशों में कवि ने भिन्न भिन्न प्रकार से युग की विडंबना का चित्रण किया है। कवि लिखते हैं, वर्ण से होगा नहीं अब त्राण, कर्म से ही मनुष्य का कल्याण। जन्म से निश्चित न होगा वर्ण, वर्ग तक सीमित न होगा स्वर्ण। कर्म से ही श्रेष्ठता अधिकार, कर्म सबके लिए सम आधार। उन्होंने वर्ण के स्थान पर कर्म को समाज का आधार बनाने का लक्ष्य रखकर इस काव्य की रचना की है और इसके लिए उन्होंने राम और शंबुक नाम के दो पात्रों, ऐतिहासिक पौराणिक पात्रों की संरचना की। इसके अतिरिक्त वन देवता, नारद, वशिष्ठ जैसे और भी कई पात्र हैं जिसको उन्होंने चित्रित किया। तीसरी विशेषता है मिथकीयता। पूरा काव्य मिथकीय चेतना से युक्त है। मिथकीय चेतना से इस प्रकार युक्त है कि कथा का आधार पुराणों में है। मिथक में कल्पना और यथार्थ की अभेद प्रतीति होती है। गुप्त जी ने शंबुक में पौराणिक कथाओं को आधार बनाकर अपने युग जीवन में व्याप्त विषमता को व्यक्त किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लिखे गए प्राय सभी प्रबंध काव्य पौराणिक पुराख्यानों पर आधारित है, लेकिन कवियों ने अपनी मौलिक उद्भावनाएं भी की है। इनमें समकालीन यथार्थ का भी चित्रण हुआ है। बहुत से प्रबंध काव्यों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों के विघटन, वैयक्तिक विकृतियों, विसंगतियों और कुंठाओं को पौराणिक प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया है। माथुर ने लिखा है, माथुर जी ने, कि पौराणिक प्रतीकों के रूप में ही सापेक्ष मानवीय संदर्भों में
उस व्यंग्य विपर्य की प्रभावशाली सृष्टि हो सकती है जो मूल्यों के स्तर पर मानवीय अनुभूतियों और जीवन सत्यों की टकराहट का आवश्यक परिणाम है। ये इतिवृत्त पौराणिक वातावरण के मध्य नवीन जीवन की नवीन समस्याओं को उठाते हैं। कनुप्रिया, अंधा योग, संशय की एक रात, एक कंठ विष पाई, उर्वशी, इसी प्रकार के काव्य है। मिथक की कथा परंपरागत होती है जिसका संबंध अति प्राकृत घटनाओं से होता है। संबुक में भी अति प्राकृत घटनाओं और भावों का समावेश है। पुष्पक यान नामक अंश में यान के बादलों की सतह से ऊपर उठने का वर्णन है जो बहुत ही अलौकिक है। उठ दिया वह बादलों की सतह से ऊपर, किंतु चिंतित राम के लोचन लगे भू पर। राम के संकल्प के अनुसार यान चलता है। उस यान पर राम अलौकिक होने के कारण उस पर नियंत्रण है। मिथक का रूप कथात्मक होता है और कथा की घटनाएं प्राय अलौकिक किंतु मानव जीवन के लिए बहुत सार्थक और महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार संबुक कथा काव्य है और इसकी कथा सामान्य मानव के अस्तित्व के प्रश्न पर आधारित है। पात्र विधान भी श्रेष्ठ है। संबुक काव्य में मुख्य दो ही पात्र है, संबुक और राम। कथा इन दो पात्रों के माध्यम से ही आगे बढ़ती है। अन्य गौण पात्र हैं, वन देवता, नारद, वशिष्ठ, पर उनका कोई महत्व नहीं है। राम के विराटत्व के सम्मुख संबुक अपने अस्तित्व की स्थापना के लिए प्रयासरत है। मिथक का नायक प्राय दैविक अथवा ईश्वरीय होता है और वह मुक्तिकर्ता, उद्धारक और सांस्कृतिक प्रगति का एक मूल स्रोत माना गया है। किंतु इस काव्य का नायक संबुक है जो शूद्र है और मनुष्य को हीन समझने वाली राजनीतिक सत्ता के प्रति आक्रोश व्यक्त करता है। जाति, वर्ण, समाज, शोषण, रूढ़ि, परंपरा के विरुद्ध संबुक अपनी आवाज़ बुलंद करता है। जब राम कहते हैं कि तपस्या करना शूद्र का कर्तव्य नहीं है, उसे सेवा कर्म ही करना चाहिए, तब संबुक राम की शासन व्यवस्था को धिक्कारता है, उनसे टकराने के लिए उद्यत होता है। वह कहता है, मैं तुम्हारे नियम का बंदी नहीं हूँ, प्रकृति से अनिरुद्ध, अब तपस्वी हूँ, नहीं तो राम मैं करता तुम्ही से युद्ध। यह राम की अपेक्षा संबुक नायक पद का अधिकारी है। तो जगदीश गुप्त जी ने संबुक के माध्यम से सामान्य व्यक्ति के संघर्ष को चित्रित किया है। इस काव्य की एक विशेषता इसका रूप विधान भी है। रूप के स्तर पर देखा जाए तो यह काव्य एक खंड काव्य प्रतीत होता है। खंड काव्य को महाकाव्य का एक छोटा रूप कहते हैं। अंतर केवल कथा वस्तु और विस्तार का होता है। महाकाव्य में किसी प्रख्यात महापुरुष के समस्त जीवन का इतिवृत्त होता है, तो खंड काव्य में उसके जीवन की किसी एक घटना को काव्य का अंग बनाया जाता है और उसकी रसमय अभिव्यक्ति की जाती है। पात्रों की संख्या अल्प रहने से उसमें विस्तार की गुंजाइश नहीं रहती। विभिन्न दृश्यों के विस्तृत विधान का अवकाश भी खंड काव्य में नहीं रहता। रचनाकार केवल उन्हीं दृश्यों का चयन करता है जो रसाभिव्यक्ति के लिए अनिवार्य होते हैं। तो संबुक एक प्रकार का खंड काव्य है जिसमें विविध सर्गों के स्थान पर कवि ने अंश शब्द का प्रयोग किया है। और दूसरे एक और अंतर है कि जगदीश गुप्त ने इस रचना को खंड काव्य नहीं कहा, अपितु उसके स्थान पर लघु काव्य कहना उचित समझा। उन्होंने प्रारंभ में स्पष्ट किया है कि संबुक को मैं खंड काव्य की जगह लघु काव्य कहना अधिक पसंद करूंगा, क्योंकि खंड काव्य शब्द मेरे मन को किसी टूटी हुई वस्तु का बोध कराता है। इस प्रकार प्राचीन काव्य रूपों के प्रति अनास्था के कारण
कवि ने इसको खंड काव्य न कहकर लघु काव्य कहा है, लेकिन है यह खंड काव्य ही। राम और संभोग की कथा का वर्णन है, राम के जीवन की घटना है, संभोग की प्रासंगिक कथा, और उस प्रासंगिक कथा के माध्यम से बहुत ही अल्प जीवन काल, अल्प अवधि को उन्होंने काव्य का विषय बनाया है, लेकिन इसके माध्यम से उन्होंने सामाजिक परिष्कार का जो लक्ष्य हासिल किया है वह अपने आप में अनूठा है। इस काव्य की भाषा शैली भी श्रेष्ठ है, भाषा हिंदी है, तत्समनिष्ठ है, लेकिन वह व्यंग्योक्तियों से परिपूर्ण है। संभोग और राम के संवाद में बहुत तीव्रता, बहुत कटाक्ष और बहुत व्यंग्यात्मक उक्तियाँ कही गई है। संभोग जिन प्रश्नों को उठाता है, राम उनके समक्ष अनुत्तरित हो जाते हैं। संवादात्मक शैली में रचित होने के कारण कथा में कुतूहल अनवरत बना रहता है। मानवीकरण और उपमा अलंकारों का बखूबी प्रयोग हुआ है। इस प्रकार संभोग खंड काव्य हिंदी प्रबंध काव्य श्रृंखला में एक श्रेष्ठ प्रबंध काव्य है।